सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे निजी क्षेत्र में कौन से व्यवसाय आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से व्यवसाय आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो चलिए शुरू कर लेते हैं निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात जान लेते हैं। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इस तरह जरूरी है जैसे कि एक कैंची को कार्य करने योग्य बनाने के लिए उसमें दो ब्लेडों का होना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब दोनों का महत्व देखिए क्या है। जब कैंची में अगर एक ब्लेड होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगी, लेकिन दोनों ब्लेड देते ही जो उसका कार्य है वो कर पाएगी। इसीलिए किसी भी देश की एक अर्थव्यवस्था के अंदर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो है वो मिक्सचर होना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। हम चर्चा करेंगे आज निजी क्षेत्र के अर्थ और उसकी विशेषताओं की, निजी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रारूप की हम चर्चा करेंगे आज, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ और उसकी विशेषताएं जानेंगे, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप को हम समझेंगे और इसके साथ साथ हम विभागीय उपक्रम और उसकी विशेषताएं, लाभ, सीमाएं, उपयोगिता इत्यादि सभी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के निगम, उसकी लाभ, विशेषताएं, सीमाएं, उपयोगिता इत्यादि के ऊपर भी हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सरकारी कंपनियां क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं, लाभ, सीमाएं, उपयोगिता और सार्वजनिक उपक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे आज। और साथ ही साथ सार्वजनिक और निजी उपक्रमों में अंतर भी जानने का हम आज प्रयास करेंगे। और आज हम अपनी जो है वो वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका और मिश्रित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो है वो ऑनलाइन क्लास। निजी क्षेत्र उपक्रम का अर्थ। ऐसे उपक्रम जिन पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है। स्वामित्व का मतलब जो उसके मालिक हैं, पूर्णतः 100% निजी लोगों का होता है और किसी भी राज्य या केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब राज्य सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो निजी क्षेत्र का अर्थ क्या हो गया? एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मैं या आप या हमारे जैसे लोग जो है वो एक उपक्रम शुरू कर सके, एक व्यवसाय शुरू करें जिसमें सरकार का कोई रोल ना हो, सरकार का कोई हिस्सेदारी उस व्यवसाय के अंदर ना हो। उसको उसमें आने वाले जितने भी प्रकार के व्यवसाय आ जाएंगे वो सभी के सभी निजी क्षेत्र के या फिर निजी उपक्रम जो है वो कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को और हम जान लेते हैं अब इसकी निजी क्षेत्र के कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि थोड़ा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो रिलायंस ग्रुप, आप सबने नाम सुना होगा। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो जियो फ़ोन या जियो मोबाइल हम यूज़ करते हैं, कनेक्शन लेते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया के अंदर जो है वो काम करती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। रिलायंस हेल्थ, इनके इंश्योरेंस वगैरह आते हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट, इनके बहुत सारी ऐप और जो है ये टीवी चलाने वाले वो जो सेट होते हैं। या फिर रिलायंस फाइबर आ गया है जो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जो है काम कर रहा है। रिलायंस पावर, यानी कि बिजली का भी जो है वो ये प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ हैं, रिटेल का काम करते हैं। रिलायंस शॉप्स हैं बहुत सारी, रिलायंस ट्रेंड के नाम से आपको शहरों के अंदर जो है वो मिल जाएंगी। फिर इसके साथ जैसे आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। या आइडिया के हम कनेक्शन ले लेते हैं, मोबाइल कनेक्शन से इत्यादि। या फिर बिरला जो है वो इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करता है, फाइनेंस के सेक्टर में जो है वो काम करता है। तो ये इस प्रकार के कुछ कार्य। फिर टाटा ग्रुप, आप सबने नाम सुना होगा, जो रतन टाटा जी ने शुरू किया था। ये इंश्योरेंस के सेक्टर में जो है वो इनका बिजनेस है, फाइनेंस के सेक्टर में इनका बिजनेस है, टाटा कम्युनिकेशन के सेक्टर में इनका बिजनेस है, टाटा कंसल्टेंसी का काम करती है। जो है वो टाटा मोटर्स हैं जो बस, ट्रक, कार इत्यादि बनाते हैं। टाटा पावर है, बिजली का भी काम करती है। और सबसे बड़ा जो इनका व्यवसाय है वो टाटा स्टील्स है, जो स्टील का जो है वो काम करती है।
तो ये कुछ एक उदाहरण मैंने आपको दिए हैं जिससे निजी क्षेत्र के जो है वो उदाहरण आ जाते हैं। अडानी ग्रुप्स हो गया जो बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवसाय जो है वो करते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जिससे आप ताकि समझ पाए निजी क्षेत्र के जो है वो किस प्रकार के उपकरण जो है वो हो सकते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। निजी क्षेत्र अथवा निजी उपक्रमों की विशेषताओं के बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम अपना कंसेप्ट। अगर आप अर्थ अच्छे से समझ पाए होंगे तो विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अगर अर्थ नहीं समझ पाए तो विशेषता समझ लेंगे तो अर्थ को जो है वो हम बना सकते हैं। तो उस सबसे बड़ी विशेषता लाभ उद्देश्य। निजी क्षेत्र का उद्देश्य अत्यधिक लाभ अर्जित करना होता है। यद्यपि इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, फिर भी वर्तमान में इसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो लाभ उद्देश्य तो इनका मुख्य उद्देश्य है ही। फिर उसके बाद में निजी स्वामित्व। इस क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व पूर्णतः निजी लोगों का होता है, आपके मेरे जैसे, और किसी भी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के स्वामित्व का जो है वो इसके अंदर हिस्सेदारी का कोई भी सवाल नहीं उठता। तो ये भी एक अर्थ के अंदर हमने इसका पढ़ा था। फिर तीसरा जो है वो विशेषता है लाभ सफलता की कसौटी। निजी क्षेत्र के उपक्रमों की सफलता को लाभ की मात्रा के द्वारा मापा जाता है, लेकिन अब आज के समय में इसके सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व भी जो है वो बढ़ गया था। तो पहले ये माना जाता था जो जितना लाभ कमाता है निजी क्षेत्र के अंदर वो उतना ही बड़ा और बढ़िया व्यवसाय है, लेकिन आज के समय में सामाजिक उत्तरदायित्व का भी महत्व जो है वो इस क्षेत्र में बढ़ गया है। फिर इसके अलावा इसकी विशेषता हो सकती है निजी प्रबंध। इसका प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी की दशा में अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालन मंडल व्यवसाय की देखरेख करता है। और एक विशेषता और हो सकती है इसकी कम राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि इसमें जो है वो सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार का कोई महत्व रोल नहीं होता, इसमें हिस्सेदारी नहीं होती, तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी जो है वो कम होता है। तो निजी क्षेत्र का जो है वो मेरे ख्याल से अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। व्यवसाय के उस क्षेत्र को कहते हैं हम जिसके अंतर्गत निजी व्यक्तियों द्वारा, मैं निजी व्यक्ति, आप निजी व्यक्ति, या फिर निजी लोगों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय जो है वो हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। निजी उपक्रमों के प्रारूप को जान लेते हैं कि किस प्रकार के हो सकते हैं। तो निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले व्यावसायिक संगठनों को वैधानिक दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं, गैर निगमित और निगमित। ठीक है, तो हम दो हिस्सों में जो है वो इसको बांट सकते हैं। इसको आगे फर्दर जो है वो और ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एकल स्वामित्व आएगा। तो गैर निगमित श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक संगठनों को हम बिना किसी पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन के हम शुरू कर सकते हैं, अर्थात इनको प्रारंभ करने के लिए किसी अधिनियम इत्यादि की जो है स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। वहीं दूसरी ओर निगमित श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक संगठनों को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न व्यवसायों से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी होता है, तथा इन अधिनियमों के द्वारा इनकी गतिविधियों को भी हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अब जो है वो हम किस प्रकार के जो है वो प्रारूप जो है वो हो सकते हैं निजी उपक्रमों के। सबसे पहला जैसा आप देख रहे हैं एकल स्वामित्व, एकाकी व्यापार। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है एकाकी, इसमें केवल एक ही व्यक्ति जो है वो स्वामी होता है। यही व्यक्ति पूंजी लगाता है, उसका प्रबंध करता है, सारा जोखिम जो है उसी व्यक्ति का होता है और संपूर्ण लाभ और हानि का दायित्व भी इसी का ही होता है। एकाकी व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना और सबसे सरल रूप है। इस प्रकार के व्यवसाय की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की कोई अहम औपचारिकताओं की आवश्यकता हमें नहीं होती है, तो एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाता है। फिर ये हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वही आ रहे हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जब व्यावसायिक उपक्रमों को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तो वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की भांति चलाते हैं, तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। इस प्रारूप में व्यवसाय के नियंत्रण का अधिकार परिवार का जो मुखिया होता है, कर्ता जो होता है, उसके हाथ में रहता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसी को ही परिवार का मुखिया माना जाता है तथा उसे ऋण लेने या अन्य पक्षकारों से सौदा करने या निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ व हानि का लेखे की मांग नहीं कर सकते, लेकिन वे पूर्वजों की संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकते हैं। पूरा का पूरा हमने चैप्टर इसके ऊपर पढ़ा था। तो अगर इसमें लायबिलिटी की जब बात आती है, दायित्व की बात आती है, तो मुखिया को छोड़कर शेष सभी जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, जबकि मुखिया का दायित्व असीमित
होता है और इस व्यवसाय का जो है निर्माण हिंदू अधिनियम, हिंदू लॉ के अधीन जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी के अंतर्गत न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति एक समझौते के आधार पर व्यवसाय को चलाते हैं तथा इसके लाभ और हानि को आपस में बांटते हैं। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना या तो एकाकी परिवार को विस्तृत करने के उद्देश्य से की जाती है या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है वो मिलकर एक नया व्यवसाय को स्थापित करने के उद्देश्य से जो है वो साझेदारी की जाती है। या फिर हम कहें तो व्यवसायिक संगठन के इस प्रारूप की आवश्यकता एकाकी व्यवसाय की सीमाओं और असफलताओं के कारण होती है। मान लो अकेले व्यक्ति ने शुरू किया, असफल हो गया तो एक पार्टनर और मिला लिया ताकि थोड़ा सा जोखिम भी बढ़ जाए और अगर नुकसान हो तो उसकी भी रिकवरी की जा सके, तो फिर उसके बाद साझेदारी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर। व्यावसायिक संगठन के इस स्वरूप के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, सदस्यों की संख्याओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसके अंदर, उसमें 50 था, मिलकर किसी एक विशेष कारोबार को अस्थायी रूप से चलाते हैं। लाभ हानि को सभी संयुक्त उपक्रमी, जो मिलकर व्यक्ति जो इकट्ठा कर रहे हैं, पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लेते हैं। तो जब शुरू करते हैं तो अनुपात में निर्धारण कर लेते हैं, उसी में बांटते हैं फिर लाभ को। विशेष कार्य के पूर्ण हो जाने पर संयुक्त साहस का ठहराव यानी कि एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। जो भी उनको कार्य जिसके लिए भी वो इकट्ठे हुए थे, जैसे ही वो कार्य पूर्ण होगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त उपक्रम के साझेदारों का दायित्व भी खत्म हो जाता है। यह व्यवसाय प्राय माल के प्रेषण के लिए, कंपनी के अंशों, ऋण पत्रों का अभिगोपन, अंडरराइटिंग इत्यादि करने के लिए, भवन, सड़कें, पुल, नहरों आदि का निर्माण करने के लिए ही स्थापित किया जाए। जैसे ही नहर, पुल, सड़क इत्यादि ये बन गए और ये जो है संयुक्त साहस जो है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में 5वां संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। स्वामित्व के इस प्रारूप को ऐसे व्यवसाय के जो है वो रूप में माना जाता है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और जोखिम भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक हो। यह एक निगमित श्रेणी का व्यवसायिक संगठन है। इसी आधार पर इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। संयुक्त पूंजी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कार्य करती है, जिसका अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है, अलग होता है। इसकी एक अपनी अलग स्टैंप होती है जिससे इसके पृथक अस्तित्व की जानकारी मिलती है। इसके सदस्यों का दायित्व भी सीमित होता है। इनका संचालन अंशधारियों द्वारा, जो शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि संचालक मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सहकारी उपक्रम। ये हम सारे जो है ना चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो उसको हम 2 हिस्सों में भी बांट सकते हैं, निजी कंपनियां और सार्वजनिक कंपनियां। दोनों प्रकार की कंपनियों में अंतर का मुख्य आधार अंशों का हस्तांतरण है, सदस्यों की संख्या है, अंश या ऋण पत्र जारी करने के लिए जनता को आमंत्रित करना, जन निक्षेप में विनियोग करने के जनता को आमंत्रित करना और चुकता पूंजी की न्यूनतम राशि, यही इसके मुख्य आधार हैं जो निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। हमारा आ जाता है सहकारी उपक्रम, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। सहकारी उपक्रम अथवा सहकारी समितियां, जो हमने पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, एक ऐच्छिक संघ होता है जिसका प्रारंभ इसकी सदस्यों की सेवाओं करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की भांति इसका उद्देश्य लाभ करना अर्जित ना होकर बल्कि अपने सदस्यों की मदद करना, सेवा करना होता है। ये व्यवसाय प्राय एक विशेष वर्ग की जरूरत तथा वित्तीय रूप से कमजोर लोगों के लिए ही खोला जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ पहले जान लेते हैं, फिर विशेषताएं वगैरह और ये सारी चीजें हम समझेंगे। पहले सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व वाले व्यवसाय हम शामिल करते हैं जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है। सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों को पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। 19वीं शताब्दी तक निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों का ही बोलबाला था, परंतु जैसे ही 20वीं सदी में जो है वो प्रवेश किया तो औद्योगिक विकास, औद्योगिक डेवलपमेंट, औद्योगिक क्रांति आई। निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कुछ दोष दिखाई पड़ने लगे, जैसे कि उपभोक्ता और श्रमिकों का शोषण होता होगा,
बड़े व्यवसायी उपक्रमों की एकाधिकार की प्रवृत्ति आ गई, गला काट प्रतियोगिता ने परेशान कर दिया। इसी तरह निजी क्षेत्र में उन उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था जिसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी और लाभ अर्जित करने के लिए लंबे समय तक जो है वो इंतजार करना पड़ता था। इस सब का परिणाम क्या हुआ कि जनता को शोषण से मुक्त करने के लिए और देश के संपूर्ण विकास के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता समझे जाने लगी। तो फिर सार्वजनिक क्षेत्र का जो है वो सोचा जाने लगा और चलन में आया ये। चलिए अर्थ जान लेते हैं, असल में इसका अर्थ क्या है। ऐसे उपक्रम जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं और जिनका स्वामित्व व प्रबंध भी सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र में तो निजी में था, मेरे आपके या फिर मेरे जैसे और लोग, आपके जैसे और लोग उनके हाथ में था, लेकिन इसके अंदर क्या चेंज आ गया, इसमें स्वामित्व जो है वो सरकार के हाथ में होगा। स्वामित्व का मतलब उसकी स्थापना या पूर्ण रूप से अधिकार सरकार का होगा और उसको जो है वो मैनेज चलाएगी भी जो है वो सरकार। तो ऐसे उपक्रमों को सरकार या तो स्वयं उनकी एकमात्र स्वामी होती है या फिर इनका अधिकतम स्वामित्व तो सरकार के पास होता है। मतलब कुछ लोगों के पास हिस्सा हो सकता है लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो सरकार के हिस्से में ही आएगा। इनको राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग इत्यादि के नामों से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना होता है। यद्यपि इसका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को इससे अलग नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम समाज की सेवा करते हुए उचित लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। मतलब मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है, लेकिन लाभ कमाना जो है वो इनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहां यह स्पष्ट कर लेना बहुत जरूरी है कि जो ये इस प्रकार की जो सरकारी संस्थाएं हैं या उपक्रम हैं, जैसे कि सरकारी अस्पताल हो गए, सरकारी कॉलेज हो गए, ये जो है वो सरकारी उपक्रम जो है वो नहीं है। अतः केवल उन सरकारी संस्थाओं को ही सार्वजनिक उपक्रम कहा जाएगा जो आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं। तो सरकारी कॉलेज या सरकारी अस्पताल, उनका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं है, उनका उद्देश्य तो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। तो हमें ये डिफरेंशिएट कर लेना है कि जहां पर भी यूं लगे हमें कि जनता की सेवा तो हो रही है लेकिन साथ साथ लाभ कमाना भी उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम उनको सार्वजनिक उपक्रम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। सार्वजनिक उपक्रमों के हम उदाहरण ले लेते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, क्या आप जानते हैं नेशनलाइज्ड बैंकों के क्या क्या नाम हो सकते हैं? चलिए मैं आज आपको बता देता हूं। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, आप लोगों ने नाम सुना होगा जरूर, नहीं सुना? पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कैनरा बैंक इत्यादि, ये जो है वो ये सार्वजनिक उपक्रम जो है वो उसके अंदर दायरे में आते हैं। इनका उद्देश्य जो क्या है, जनता की सेवा करना है, लेकिन साथ ही साथ ये लाभ कमाने का भी उद्देश्य रखते हैं। जैसे कि लोन दिया, जनता को जरूरत थी तो लोन दिया, लेकिन बदले में ब्याज ले लिया। ठीक है, फिर इसके अलावा नाल्को हो सकता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य भी जनता की सेवा करना है, साथ ही साथ ये लाभ भी कमा रहे हैं। फिर HPCL हो सकता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर BPCL हो सकता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर सेल हो सकता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आप नाम याद रख सकते हैं, पेपर में लिखें, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हो सकती हैं, तो आप ये होमवर्क भी कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर वगैरह में ढूंढें, इंटरनेट पर ढूंढें कि इसके अलावा और कौन कौन सी सार्वजनिक उपक्रमों के उदाहरण हो सकते हैं। मैंने आपको 5-6 जो है वो ये बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। विशेषताएं, सबसे पहले राजकीय स्वामित्व, जैसा हमने अर्थ में पढ़ा था। सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व या तो पूर्ण रूप से केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के पास हो सकता है, या फिर निजी क्षेत्र में भी अगर सरकार की ज्यादा भागीदारी है तो भी हम उसको सार्वजनिक क्षेत्र में ले सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या है इसके अंदर, सरकार के पास कुल अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग होना चाहिए। तो मान लो निजी क्षेत्र का व्यवसाय है, उसकी जो टोटल पूंजी जो है उसके अंदर अगर 51% भाग सरकार के पास में है तो हम उसको सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है वो मान लेते हैं। यहां पर यह स्पष्ट कर लेना बहुत जरूरी है कि राजकीय का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से है, जिसमें सभी प्रकार की सरकारें जो है वो सम्मिलित हो सकती हैं।
फिर राजकीय नियंत्रण, डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध और नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। कुछ उपक्रमों की स्थापना सरकार अपने ही विभाग के अंतर्गत करती है, जैसे कि डाक तार विभाग को डाक तार विभाग हो गया, जिसका काम जो है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य उपक्रम हो गए, जैसे कि भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड, हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड इत्यादि को सौंप दिया। लेकिन इन सब पर अंतिम नियंत्रण भी जो है वो सरकार का रहेगा, यानी कि बोर्ड बना दिए अलग अलग, लेकिन कंट्रोल जो है वो सरकार का ही उस पर रहता है। फिर वित्तीय स्वतंत्रता, सार्वजनिक उपक्रमों को लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएं सरकार के द्वारा पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती हैं। ठीक है, तो वित्तीय स्वतंत्रता हो गई, सरकार आवश्यकता अनुसार इनको जो है वो पूंजी प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। फिर सेवा उद्देश्य, डेफिनेशन में हमने पढ़ दिया था, मुख्य उद्देश्य सेवा करना है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, निजी क्षेत्र में जो है वो रिवर्स है, मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना और सेकेंडरी उद्देश्य जनता की सेवा करना भी आज के समय की अगर हम बात करें तो। फिर इसके अलावा विशेषता हो सकती है जनता के प्रति उत्तरदायिता, निजी क्षेत्र के उपकरण अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों या कुछ विशेष लोगों से स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके विपरीत राजकीय उपक्रम न केवल सरकार जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता और असफलता के बारे में संसद या विधानसभा इत्यादि में चर्चा वगैरह भी करते रहते हैं। फिर प्रबंध में नौकरशाही, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए इनका प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून इत्यादि में बंधे होते हैं और उन्हीं का ध्यान रखते हुए जो है वो व्यवसाय को चलाने का और चलवाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि निर्णयों में लोडशीलता का अभाव रहता है। लोडशीलता का हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। लोडशीलता का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से उनमें परिवर्तन कर लेना। ठीक है, तो लेकिन निजी क्षेत्र के व्यवसाय में ये विशेषता पाई जाती है। फिर मधुर औद्योगिक संबंध, निजी क्षेत्र के व्यवसायियों की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का दृष्टिकोण अधिक उदार होता है। ये उपक्रम ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जो उनके कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और अंततः पूरे समाज के लिए प्रॉफिटेबल हो, हितकारी हो। सार्वजनिक उपक्रमों की इस विशेषता के कारण ही अन्य सभी पक्षकारों के साथ मधुर संबंध इनके बने रहते हैं। फिर सभी वर्गों के लिए उपयोगी, सार्वजनिक उपक्रम समाज के किसी भी वर्ग, किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज की उपयोगी जो है वो सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का डाक व तार विभाग समाज के सभी लोगों की एक समान से ही सेवा करता है। वो गरीब और अमीर जो है वो दायरे में नहीं आता। कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार, कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का एकाधिकार है। एकाधिकार का अर्थ आप जानते हैं, किसी एक विशेष उद्योग को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाना, मतलब कोई एक ऐसा उद्योग जो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही एस्टेब्लिश किया जा सकता है। निजी क्षेत्र का कोई व्यवसायी जो है वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, जैसे कि रेलवे, डाक सेवाएं इत्यादि। समाज सेवा के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि इन उद्योगों के अधिक लाभ न होने के कारण निजी क्षेत्र के उद्यमी भी इनके अंदर अधिक रुचि नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, प्रारूप देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये। सबसे पहला विभागीय उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का यह सबसे अधिक प्रचलित प्रारूप है। ये उपक्रम अनिवार्यतः पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व के नियंत्रण में काम करते हैं। कौन करते हैं? विभागीय उपक्रम। विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बोलते हैं इसको, जो मंत्रालय के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। प्रतिवर्ष इनका बजट बनता है, जिसकी स्वीकृति सरकार से ले ली जाती है। इन उपक्रमों के वर्ष भर के कार्यकलापों, प्रगति व अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट जो है वो संसद, विधानसभा इत्यादि में चर्चा की जाती है। इसकी स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें तो इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इस प्रकार की जो है ये विभागीय उपक्रम के अंदर आती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी स्थापना सरकारी विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है और प्रत्येक सरकारी विभाग को एक विशेष मंत्रालय के साथ में जोड़ दिया जाता है। फिर
इनका पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व होता है। फिर इसके अंदर जो है वो एक विभागीय सचिव जो नियुक्ति करते हैं, जो इसका संचालन करता है। इसकी वित्त व्यवस्था का पूर्ण रूप से भार जो है वो सरकार के ऊपर होता है। फिर इसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो या तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है, या फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, या फिर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता, इन पे कोई मुकदमा नहीं कर सकता। ये अपने नाम में संपत्ति नहीं रखते और न ही सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा करते हैं, और न ही इन पर मुकदमा किया जा सकता है। वो मिनिस्ट्री के ऊपर जो है वो जाती है बात। फिर इनके पास में प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि ये एक सरकारी विभाग के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, इनका लाभ क्या है सरकारी उपक्रम का, जब इतना अच्छा इसको बताया जा रहा है? और सबसे पहले तो स्थापना इसकी सरल है। सरकार चाहे तो स्थापना कर देती है, किसी भी व्यक्ति की जो है वो हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर दूसरा, इन उपक्रमों पर प्रबंध संबंधी मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाता है, तो वे शिक्षित और प्रशिक्षित अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, तो इनके ऊपर नियंत्रण करना भी आसान रहता है। फिर विभागीय उपक्रम जो होते हैं, इससे सरकार की आय में वृद्धि होती है और साथ ही साथ कर भार में कमी होती है। ठीक है। फिर इसकी व्यवस्था जो है वो सरलता से की जा सकती है, क्योंकि सरकार ने करनी होती है। फिर फंडों का उचित उपयोग कर सकती है सरकार। तो ये विभागीय उपक्रम की जो है वो बहुत बढ़िया विशेषताएं हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं इसकी। क्या? शीघ्र कार्रवाई की कमी होती है। पहले विभाग के अंदर किसी चीज़ की जरूरत होगी, फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाएगी, फिर सरकार के पास जाएगी, फिर उसकी लोकसभा विधानसभा में चर्चा की जाएगी, फिर उसके बाद में वो चीज़ें जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है फिर उसके बाद में वो आती है। फिर लोचशीलता की कमी मिलेगी, क्योंकि कठोर सरकारी नियमों में जो है वो लोचशीलता की कमी पाई जाती है। फिर प्रेरणा की कमी भी मिलेगी। ऐसा देखने में आता है कि अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों जो भी प्राप्त होती हैं वो प्रेरणा का काम करती हैं, और इन शक्तियों से प्रेरित होकर वो उपक्रम की आय का अधिकतम प्रयास तो करते हैं, लेकिन विभागीय उपक्रमों के अधिकारियों को शक्ति नाम मात्र की होती है, जिसके कारण वो अधिकतम प्रयास जो है वो नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकार जो है वो सरकार के पास में होता है। फिर प्रतियोगिता की भावना नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो सरकार का पूर्ण होता है और कोई और नहीं खोल सकता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी हैं। फिर इसके अलावा और क्या हो सकती है उपयोगिता? भाई पूर्णतः सबसे बड़ा तो इसका फायदा यही है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना न होकर जो है आम जनता की सेवा करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा प्रारूप। फिर दूसरा आ गया हमारा वैधानिक या फिर सार्वजनिक निगम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अब मैं उदाहरण दे देता हूं इसके, तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, ASIC। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जिससे नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये किस जो है वो कार्य के लिए की जाती हैं। एक ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से हम इसका अर्थ समझ लें जिसकी स्थापना संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो हम उसको सार्वजनिक निगम के नाम से जानते हैं। अधिनियम द्वारा ही प्रबंधन संचालन संबंधी विधियों की व्यवस्था की जाती है। इनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों को भी निर्धारित पहले से ही कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी स्थापना आपको पता चल गया संसद या फिर राज्यसभा विधानसभा के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। पूर्ण रूप से सरकार का ही इसमें स्वामित्व होता है। इसका प्रबंधन भी सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसकी वित्त व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो जनता से भी उधार ले लिया जाता है। फिर इनमें काम करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति जो है वो निगमों के स्वयं के नियम होते हैं। सेवा शर्तें संचालन मंडल के द्वारा निश्चित की जाती हैं। निगमों के कर्मचारी विभागीय उपक्रमों की भांति सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। फिर पृथक वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है इसमें, अर्थात ये अपने नाम से संपत्तियां खरीद सकते हैं। विभागीय उपक्रम में ऐसी नहीं थी विशेषता। अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, और इन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। फिर प्रशासनिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो निगमों में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अधिनियमों के द्वारा इन्हें जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उसी शक्तियों के द्वारा ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जो है वो स्वतंत्र होते हैं। फिर अगर हम इनके लाभ की अगर हम बात कर लें
तो एक तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है, संचालन में स्वतंत्रता इनके पर, ये तो नियम कायदे कानून के अंदर अपनी स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं, सरकार का जो है हस्तक्षेप नहीं होता। फिर शीघ्र निर्णय हो जाएगा, विभागीय उपक्रम में नहीं हो रहा था, इसके अंदर शीघ्र निर्णय हो जाता है। फिर कुशल प्रबंध हो जाता है, क्योंकि पेशेवर प्रबंधकों को ही मनोनीत किया जाता है, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है। फिर इनका उद्देश्य जो है वो क्या होता है, समाज का उद्देश्य इनका प्रमुख उद्देश्य होता है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो है इनका लाभ कमाना होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो कार्य कर रहा है, जो विभागीय क्षेत्र के अंदर जो कमियां थी। फिर अगर हम इनकी सेवाओं की बात कर लें तो सबसे बड़ी तो वही जो उसमें भी थी इसमें भी है कि इसमें प्रतियोगिता भावना की जो है वो कमी है, जिससे हानि होने की शंका बनी रहती है। फिर सेवा उद्देश्यों का अनदेखा, संचालन मंडल के सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में ना कर व्यक्तिगत हित में अधिक करने लगते हैं, जिससे सेवा उद्देश्य जो है वो एक प्रकार से दिखावा दिखने लग जाता है। इसके बाद हमारा जो है वो तीसरा प्रारूप आ जाता है सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनीज। सरकारी कंपनियों से अभिप्राय हम किस कंपनी को समझ लेते हैं, जिनकी चुकता अंश पूंजी, पेड अप शेयर कैपिटल, जो हम +2 में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका डिटेल में, कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारों या फिर अंशतः केंद्रीय, अंशतः एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो। इस प्रकार सरकार उपक्रम में एक मुख्य अंशकारी बन जाती है। मतलब 51, कम से कम 51% होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मुख्य जो है वो अंशधारी बन जाती है सरकार। एक सरकार जो है वो मुख्य अंशधारी जब बन जाती है और उपक्रम से संबंधित मंत्रालय अथवा कैबिनेट या फिर राज्य के प्रमुख के माध्यम से एक अंशकारी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। यदि स्थानीय सरकारों या फिर निगमों द्वारा अंश पूंजी का 51% या इससे अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया जाए तो संबंधित उपक्रम को सरकारी कंपनी नहीं माना जाएगा। इनका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या मतलब हो गया इसका, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी चुकता अंश पूंजी का पेड अप कैपिटल कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार, सरकारों या फिर अंशतः केंद्रीय सरकार, अंशतः एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास हो, तो हम उसको सरकारी कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनियां जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी और दूसरी संपूर्ण जो है वो पूर्णतः स्वामित्व वाली पूंजी में क्या होता है कि संपूर्ण अंश पूंजी सरकार के पास होती है, और दूसरी टाइप होती है मिश्रित स्वामित्व वाली पूंजी, जिसमें अंश पूंजी सरकार या फिर जनता दोनों भागीदार होते हैं, परंतु अधिकांश पूंजी सरकार के पास में ही होती हैं। अगर हम जो है वो उदाहरण लेना चाहें तो भारत की प्रमुख सरकारी कंपनियों को हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारतीय राजकोषीय व्यापार निगम हो सकता है, कोल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड है, मैसूर शुगर कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। तो ये कुछ उदाहरण हैं सरकारी कंपनियों के। अब सरकारी कंपनी में विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ा सा और अर्थ क्लियर कर लेते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना निजी क्षेत्र की कंपनियों की भांति ही भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार ही की जाती है। यदि सरकार चाहे तो किसी प्रावधान के संबंध में इन्हें छूट दे सकती है, लेकिन यह छूट संसद द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। फिर स्वामित्व की अगर हम बात करें तो इनकी चुकता पूंजी अंश जो होती है, पेड अप शेयर कैपिटल, कम से कम 51% भाग पर केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर जो है वो होनी चाहिए। फिर अगर हम प्रबंध की बात करें तो इनका प्रबंध संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। सरकार के स्वामित्व में अधिकतम भागीदारी होने के कारण अधिक संचालन सरकार के द्वारा ही, संचालक सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, परंतु निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकता है। जहां वित्त व्यवस्था की बात करें तो जनता और सरकार दोनों के द्वारा जो है वो वित्त व्यवस्था की जाती है। नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक कंपनी द्वारा स्वयं के सेवा शर्तों के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है, वे सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते हैं। फिर पृथक वैधानिक अस्तित्व की अगर हम बात करें तो इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात ये अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं, पक्षकारों से अनुबंध कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, यानी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर हम प्रशासनिक स्वतंत्रता की हम बात करें तो सरकारी कंपनियों को पूरी प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है। ये अपनी आंतरिक प्रबंध व्यवस्था संबंधी स्वयं के नियम बना सकती है।
अब सरकारी कंपनी के लाभ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो सरल होती है, किसी विशेष अधिनियम जो है वो पास करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने पर ही इनका पंजीकरण हो जाता है। तो कंपनी अधिनियम 1956 के जो नियम हैं उसी के द्वारा ही पंजीकरण किया जा सकता है। हम संचालन की स्वतंत्रता की बात करें तो सरकारी हस्तक्षेप न होने के कारण सरकारी कंपनियां अपनी गतिविधियों का संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकती हैं। फिर लोचशीलता जो है वो इसमें बहुत अधिक जो है वो पाई जाती है, ज़रूरत के हिसाब से ये उन चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। निर्णय में शीघ्रता जो है वो आती है। वित्त व्यवस्था जो है वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जनता से पूंजी और ऋण के रूप में वित्त प्रबंध किया जा सकता है। निजी भागीदारी का लाभ इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके लाभ हैं, साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं इसकी। क्या सीमाएं हैं? अपूर्ण संचालन व्यवस्था, क्योंकि सरकारी कंपनियों में संचालन मंडल में अधिकांश संचालक सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते, क्योंकि अधिक हिस्सा होता है उसमें। तो उस क्या होता है कि विभिन्न मंत्रालयों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी में संचालन में हस्तक्षेप करते हैं। तो कह सकते हैं कि संपूर्ण संचालन स्वतंत्रता इसमें नहीं होती है। फिर नीतियों में स्थायित्व नहीं पाया जाता इसमें। सरकारी कंपनियों के चेयरमैन व अन्य उच्च अधिकारियों में जल्दी परिवर्तन होने के कारण नीतियों में स्थायित्व होना जो है वो संभाविक रूप से कम हो जाता है और वे पूर्ण रूप से जो है उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते। फिर इसके अलावा क्या कमी हो सकती है? पेशेवर कुशलता की कमी मिलती है। कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पेशेवर कुशलता की आवश्यकता होती है और सरकार के द्वारा मनोनीत संचालकों में जरूरी नहीं है कि वो कुशलता पाई जाए। फिर इसके अलावा सार्वजनिक जवाबदेही का जो डर इसमें लगातार बना रहता है, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट का संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर आलोचना के डर से उच्च प्रबंध जोखिम वाले निर्णय नहीं ले पाते। इस कारण जो है वो कंपनी व्यवसायिक दृष्टिकोण से पिछड़ती चली जाती है। अब यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? जहाँ सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी भी आवश्यकता, वहाँ पर सरकारी कंपनी हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जहाँ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, जैसे कि भारतीय राजकीय व्यापार निगम इत्यादि की स्थापना जो है वो इसी के अंतर्गत की गई है। फिर जहाँ विभिन्न पक्षकारों के हित खतरे में हो, जैसे कि सरकार ने कर्मचारी, विक्रेताओं या जनता के हित में स्वदेशी कॉटन मिल्स के अधिकांश अंश जो है वो क्रय कर लिए थे, तो जो वहाँ पर हमें सरकारी कंपनी कन्वर्ट कर देते हैं। जहाँ सरकार की इच्छा एक नए उपक्रम को स्थापित करके निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की हो, तो वहाँ पर भी सरकारी कंपनी आ जाती है। तो जहाँ जहाँ ये इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम फिर सरकारी कंपनी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट रहे हैं इस क्लास को। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगला जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम बाकी जो पार्ट बचा हुआ है, जिसमें हमारा रह गया कि सार्वजनिक उपक्रमों में तुलनात्मक अध्ययन हमारा जो हिस्सा रह गया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर हमारा जो है वो अभी इस चैप्टर में बचा हुआ है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान समय में बदलती भूमिका के ऊपर हमें बहुत ज़रूरी है चर्चा करनी है हमें। और हमारा जो टॉपिक जो है इस चैप्टर जो हम ख़त्म करेंगे वो मिश्रित क्षेत्र नामक छोटे से पॉइंट से करेंगे। फिर उसके बाद में जो मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आप उसके बाद में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।